आइए आज का हमारा बिहार का इतिहास तीसरा क्लास होगा। अब ये देख रहे हैं कि आज हम लोग प्राचीन बिहार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राचीन बिहार। और सबसे पहले आप लोग को ये बात बता दें कि प्राचीन बिहार का मतलब क्या होता है। प्राचीन का मतलब होता है पुराना, और बिहार का मतलब तो जानते ही हैं, बिहार एक राज्य का नाम है। यानी कि हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे वो बिहार की प्राचीनता, बिहार के प्राचीन बातों को पढ़ेंगे। प्राचीन का मतलब पुरानी बातों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ है आपको प्रागैतिहासिक कालीन बिहार। क्या लिखा हुआ जरा बोलिएगा? प्रागैतिहासिक कालीन बिहार। प्रागैतिहासिक कालीन बिहार है। प्रागैतिहासिक कालीन बिहार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रागैतिहासिक कालीन बिहार। ठीक है। तो कालीन का मतलब क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल का बिहार, मतलब प्रागैतिहासिक काल में आपको बिहार में कौन कौन सा घटना हुआ है ना, कैसा सामाजिक परिस्थिति था, कैसा राजनीतिक स्थिति था, इन सब बातों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए बिहार के दक्षिणी भाग की बात करते हैं। तो दक्षिणी भाग बोलते ही एक मन में प्रश्न उठ रहा है, तो फटाफट से आप लोग बताइए कि बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है? बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है? झारखंड राज्य है। कौन सा राज्य है? झारखंड है। बिहार के दक्षिणी भाग में आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं। बिहार के दक्षिणी भाग में, दक्षिण में क्या है? झारखंड है। और झारखंड आजाद कब हुआ? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। तो झारखंड स्थापना दिवस कब मनाता है? ठीक है। तो 1 नवंबर नहीं, बाई मिस्टेक बोल दिए, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आपको झारखंड राज्य की स्थापना हुई है ना, उन्हें अलग से राज्य का दर्जा मिल गया। आइए बात करते हैं हम लोग। तो बिहार के दक्षिणी भाग में आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि तो बिहार के दक्षिणी भाग में आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि अगर आपसे पूछ दे कि बिहार के किस भाग में आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिले हैं, जरा प्रश्न को समझिएगा। आदि मानव तो समझते ही हैं हम लोग, जो अभी मनुष्य के रूप में जो इतने विकसित हुए हैं, इससे पहले का जो मानव था उनको कहा जाता था आदि मानव, जिनका भोजन था जानवर का छाल, जानवर को पका करके, है ना, और वह आग लगाते थे पत्थर से रगड़ के, है कि नहीं, सोते थे, उड़ते थे जंगल में ही, है कि नहीं, कपड़ा भी नहीं पहनते थे, है कि नहीं, केला का पत्ता पहन लेते थे, बाद में आकर के वो भी हुआ, ठीक है ना, पेड़ पौधा का फल फूल ये सब खाते थे वो सब, तो उसको ही कहा जाता था आपको आदि मानव। तो बिहार के किस भाग में आदि मानव के रहने का प्रूफ मिला है? ये जो साक्ष्य लिखा है, साक्ष्य का मतलब होता है प्रूफ। तो आदि मानव को रहने का साक्ष्य यानी कि रहने का प्रूफ कहाँ से मिला है? दक्षिणी भाग में। बिहार के दक्षिणी भाग में। अगर आपको याद नहीं रहे तो ऐसे समझिए, आदि मानव, और आदि मानव को तो दिमाग था ही नहीं, और दिमाग नहीं होने की वजह से वह एक दूसरे से छीना झपटी करके खाता था। कैसे खाता था? छीना झपटी करके। तो छीन करके खाता था। इसलिए याद कर लीजिए कि बिहार में आदि मानव को रहने का जो निवास स्थान प्राप्त हुआ है वह आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? मतलब बिहार के दक्षिणी भाग में। कहाँ से आपको प्राप्त हुआ है? बिहार के दक्षिणी भाग में। बिहार के दक्षिणी भाग में। बात समझ में कुछ आया कि नहीं आया? इसीलिए आज झारखंड में आदिवासी लोग अधिक देखने को मिलते हैं। बात समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला प्रश्न है आपका, सबसे पुराने अवशेष आरंभिक पूर्व स्तर युग के हैं। सबसे पुराने अवशेष जो है वो आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग के हैं, जो अनुमानतः 1 लाख ईसा पूर्व काल के हैं। तो सबसे पुराने अवशेष आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग के हैं। तो अगर आपसे पूछे कि बिहार का सबसे पुराना अवशेष जो प्राप्त हुआ है वो किस युग में प्राप्त हुआ, तो बोलिएगा पूर्व प्रस्तर युग में। किसमें? पूर्व प्रस्तर युग में। एक बात बताइए, जो प्रस्तर है, इस प्रस्तर का मतलब क्या होता है बताइए आप लोग? प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। तो आपको तो अभी जस्ट बताए थे कि आदि मानव जो आग भी जलाता था वो पत्थर में पत्थर रगड़ करके जलाता था। यानी कि बिहार के बारे में जो आपको पुराना से पुराना जो अवशेष मिला, बिहार के बारे में जो प्राचीन बात हमको जानकारी हुई, वो किस युग से हुई है? पूर्व प्रस्तर युग से। किससे हुई है? पूर्व प्रस्तर युग से हुई है, जो अनुमानतः 1 लाख ईसा पूर्व काल के हैं। यानी कि आपको प्राचीन इतिहास
बिहार के प्राचीन इतिहास की जो जानकारी मिलती है वो लगभग कितना पुराना है? 1,00,000 ईसा पूर्व काल के हैं। बात समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी। यानी कि अगर आपसे पूछे कि पूर्व प्रस्तर युग का समय बताइए तो आप बोलिएगा कि लगभग 1,00,000 वर्ष पूर्व का जो समय था उसको कहा जाता था पूर्व प्रस्तर युग। और बिहार की प्राचीन बातों की जानकारी कहाँ से मिलती है? यही मिलती है। अगला है आपका इनमें पत्थर की कुल्हाड़ियों के फल है ना, पत्थर की कुल्हाड़ियों के फल, चाकू और खुरपी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के टुकड़े हैं। तो हम पहले ही बता चुके हैं इस युग का नाम जो है, जिस युग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका नाम है पूर्व प्रस्तर युग। और प्रस्तर का मतलब पत्थर, यानी कि उस समय में जो कुछ भी औजार बना हुआ होता था वो किसका बना हुआ होता था? बिल्कुल। तो वही लाइन है। यहाँ पर जो फल दिया हुआ है ये आपको, इसको हम लोग डाउट में रखेंगे, ये फल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो बस ये याद रखिए कि पत्थर की कुल्हाड़ी होती थी, है ना, पत्थर की कुल्हाड़ी और पत्थर के चाकू और पत्थर के खुरपी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के टुकड़े थे। कहने का मतलब कि पत्थर में जो निकला हुआ होता है ना, अगर मान के चलिए थोड़ा सुल्फा बना हुआ है कि नहीं, थोड़ा आपको जो सुधार के जैसे बना हुआ है, तो हम लोग उसको मान लेते थे, क्या मान लेते थे कि यह टेंगारी है, यह कुल्हाड़ी है ना, यह खुरपी है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि पहले के समय में जो कुछ भी औजार बना हुआ होता था वो किसका? अगर आपसे पूछे कि प्रस्तर युग का काल क्या था तो बोलेगा लगभग 1,00,000 वर्ष ईसा पूर्व का समय जो था उसको पूर्व प्रस्तर युग कहा जाता है। ठीक है ना? ठीक है। तो इनमें पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी के प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के टुकड़े थे। मतलब कि जो भी पत्थर के औजार थे वह उसका नाम दे दिए थे हम लोग कि वो चाकू है, वो खुरपी है, लेकिन वो चाकू खुरपी क्या होता था? पत्थर का टुकड़ा ही होता था, है ना? क्या होता था? पत्थर का टुकड़ा ही होता था। ठीक है। चलिए तो पुनः एक बार बताइए कि पूर्व प्रस्तर युग कब, मतलब किस समय में था? 1,00,000 ईसा पूर्व काल के समय को हम लोग पूर्व प्रस्तर युग कहते हैं। और वहीं से हमें प्राचीन बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे अवशेष मुंगेर और नालंदा जिलों में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब ये जो हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, यह जानकारी आपको जो है सो आपको किस जिला से हुई है? जब मुंगेर जिला में और नालंदा जिला में, किस जिला में? मुंगेर में और नालंदा जिला में उत्खनन हुआ था। उसके बाद जो है आपको पूर्व प्रस्तर युग के बारे में जानकारी हुई। उत्खनन का मतलब होता है खोदना। जब किस किस जिला में खुदाई हुई थी? मुंगेर और नालंदा में। मुंगेर और नालंदा जिला में जब उत्खनन हुई तो आपको यह पता चला कि प्राचीन समय में इस तरह का औजार था, है ना, लोग इस तरह से जीवन व्यतीत करते थे। तो किस तरह से करते थे और कैसा औजार था? पत्थर के टुकड़ों से बना हुआ औजार था। बात कुछ समझ में आया कि नहीं? अगला है मध्य पाषाण युग के अवशेष मुंगेर में मिले। देखिए, अगर पूछे कि मध्य पाषाण युग का, पाषाण का मतलब समझ लीजिए, पाषाण का मतलब भी आपको पत्थर ही होता है। तो मध्य पाषाण युग के बारे में जो जानकारी हुई वो आपको मुंगेर जिला में हुई, है ना। तब मौ से मध्य पाषाण काल और मौ से मुंगेर, यानी कि मध्य पाषाण काल के बारे में जो जानकारी हुई किस जिला से हुई है? वहीं से हुई है, मुंगेर से। यहीं से परवर्ती पाषाण युग के अवशेष भी मिले हैं। अगर आपको पूछे कि परवर्ती पाषाण युग के अवशेष कहाँ से मिले, मुंगेर जिला से। आप ये भी याद रखिएगा, परवर्ती पाषाण युग के अवशेष जो मिले हैं वो भी आपको मुंगेर जिला से ही मिले हैं। इसके बाद आगे है आपका जो पत्थर के छोटे टुकड़ों से बने हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2-3 बातों को जाने कि ये जो हम प्राचीन बिहार के अवशेष के बारे में जो जानकारी मुझे हुआ है वो 2 जिलों में जो उत्खनन हुआ है उस उत्खनन से हुआ। और वो जिला कौन कौन सा था? मुंगेर और नालंदा। और दूसरा क्या था? नालंदा था। इसके बाद हम लोग यह भी जाने कि मध्य पाषाण युग के बारे में जो जानकारी हुई है वह कहाँ से हुई है? जिला से हुई है। ठीक है, और परवर्ती पाषाण युग का जो जानकारी हुई है वो भी आपको जो है सो मुंगेर जिला से ही हुई है। ठीक है, जो पत्थर के छोटे टुकड़ों के बने हुए थे। ठीक है,
परवर्ती पाषाण युग जो थे ना वो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों के मतलब कि वहाँ जो भी काम होता था खास तौर पर उसमें पत्थर का ही काम किया जाता था, इसलिए उस युग का नाम है पूर्व प्रस्तर युग या मध्य पाषाण युग। पाषाण का मतलब भी पत्थर, प्रस्तर का मतलब भी पत्थर। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण युग जो थी वो कब से कब तक थी देख लीजिए। तो 9000 से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक, बताइएगा। 9000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण युग का काल जो था 9000 से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक। जी, मध्य पाषाण युग का काल कब से कब तक था? 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक। चलिए याद रखिएगा, मध्य पाषाण युग का जो काल था वो आपको 9000 से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। बताइए कि मध्य पाषाण युग कब से कब तक था? 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक। देखिए एक बात बताते हैं, मध्य पाषाण युग है ना, देखिए अभी 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 गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर हम आपको बीच में बैठा दें तो आप क्या कहेंगे कि नहीं नहीं हमको बीच में नहीं बैठना है, हम कहाँ पर बैठेंगे? किनारा पर, क्योंकि किनारा पर बैठेंगे तभी तो हवा लगेगा। इसलिए याद कर लीजिए कि मध्य का मतलब क्या होता है? बीच में। और बीच में आपको कहेंगे हम बैठने के लिए, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं हमको नहीं बैठना है। बस समझ में आ रहा है? तो इसलिए याद कर लीजिए कि मध्य पाषाण युग जो है वो कब से कब तक था? 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक के समय को हम लोग मध्य पाषाण युग कहते हैं। और मध्य पाषाण युग के अवशेष सिंहभूम, सिंहभूम क्या चीज का नाम था? जिला का नाम था। सिंहभूम, रांची, पलामू, धनबाद और संथाल परगना जो अब झारखंड में है। कहने का मतलब ये जो सिंहभूम है, रांची, पलामू, धनबाद, ये फिलहाल आपको कहाँ पर है? झारखंड में। लेकिन इससे पहले जो था ये कहाँ पर था? ये बिहार में था। कहाँ पर था? बिहार में था। झारखंड से प्राप्त हुए हैं और ये छोटे आकार के पत्थर के बने सामान हैं जिनमें तेज धार और नोक है। पहले बता दिए कि जिस पत्थर में नोक होता है उसको हम लोग कोई ऐसा नाम दे देते हैं, जिस तरह से ऐसा औजार होता है जैसे अगर जिसमें धार है तो इसका मतलब उसको हम कुल्हाड़ी नाम दे दिए, क्योंकि कुल्हाड़ी में धार होता है। नोक है तो उसको छेद करने वाला समझ लिया हम। ठीक है, तो ये बात है। तो मध्य पाषाण युग कब से कब तक था? 9000 से 4000 ईसा पूर्व तक। और कहता है कि इसके अवशेष मतलब मध्य पाषाण युग के अवशेष सिंहभूम, रांची, पलामू और धनबाद। धनबाद किस राज्य में? बताए थे झारखंड में। धनबाद किस राज्य में है? झारखंड में। और संथाल परगना जो झारखंड में है, यानी कि सिंहभूम, रांची, पलामू, धनबाद और संथाल परगना जो है वो किस राज्य में है? झारखंड में। किस राज्य में है? झारखंड में। बताइए क्या क्या झारखंड में है? बताइए। रांची, पलामू और संथाल परगना और धनबाद। धनबाद और संथाल परगना। एक बार पुनः फिर से बताइए बिना देखे। सिंहभूम, रांची, पलामू, धनबाद और संथाल परगना, ये सब झारखंड में अभी फिलहाल में है ना। ये छोटे आकार के पत्थर के बने सामान है और जिसमें तेज धार और नुकीला बने हुए हैं। बात कुछ समझ में आया? चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है कि नवपाषाण युग, नवपाषाण युग के अवशेष उत्तर बिहार में सारण जिला है ना, चिरांद, सारण जिला और चेचर, वैशाली जिला से प्राप्त हुए। अब देखिए ये भी एक नया प्रश्न आया उभर करके अपने लोगों के पास कि ये जो नवपाषाण युग है कौन सा युग है? नवपाषाण युग। नव का मतलब नया और पाषाण का मतलब पत्थर और युग का मतलब समय, यानी कि ऐसा समय जब आपको एक नया मतलब देखिए पहले सबसे पहले क्या था? पहले था पूर्व प्रस्तर युग, फिर क्या हुआ? मध्य पाषाण युग, फिर क्या हुआ? नवपाषाण युग। धीरे धीरे पहले के रहन सहन, पहले की संस्कृति में धीरे धीरे अब लोगों में क्या होने लगा? बदलाव आने लगा, विकास करने लगा। बात समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से सबका नाम भी बदलने लगा। तो नवपाषाण युग के अवशेष उत्तर बिहार में आपको चिरांद से, कहाँ से? उत्तर बिहार में चिरांद यानी कि सारण जिला और चेचर यानी कि वैशाली जिला से प्राप्त हुए हैं। अब एक नया प्रश्न है, आप लोग बताएंगे कि नवपाषाण युग के अवशेष जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? चिरांद से। देखिए नवपाषाण युग के जो अवशेष मिले हैं वो चिरांद यानी कि सारण जिला से मिले हैं और चेचर यानी कि वैशाली जिला से मिला है। तो देखिए एक बात बताते हैं, जब नया नया कोई कपड़ा पहनिएगा तो लोगों को ना क्या होता है कि उसका जो है सो आपको लोग आपसे चिढ़ता है और कभी कभी आप भी उस कपड़ा से चिढ़ने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है बताइए? ठीक है ना, क्योंकि सोचता है कि ये तो मेरे जैसा कपड़ा, इसके जैसा कपड़ा मेरे पास है ही नहीं, तो लोग चीड़ करने लगता है आपसे नहीं, और आपको गाली भी देने लगता है। कैसा गाली देने लगता है बताइए? कैसा गाली देने लगता है?
तो सार कहने लगता है। क्या कहने लगता है? सार से याद कर लीजिए, सारण। यानी कि नवपाषाण युग का जो आपको अवशेष मिला है वो कहाँ से मिला है? सारण जिला से। चीर करने लगेगा इसलिए चिरांद, और चिरांद कहाँ पर है? सारण जिला में। यानी कि नवपाषाण युग के अवशेष जो मिले हैं वो किस जिला से मिले हैं? चिरांद यानी कि सारण जिला से मिला है। और साथ में चौय से है चेचर यानी कि वैशाली जिला से है। ठीक है ना। देखिए चेचर जो है, चेचर ये आपको वैशाली जिला से प्राप्त हुआ है। बात समझ में आ रहा है? चेचर कहाँ पर है? वैशाली जिला में। चेचर आपको वैशाली जिला में है। और चिरांद कहाँ पर है? सारण जिला में। चिरांद और चेचर जिला, चिरांद यानी कि सारण जिला और चेचर यानी कि वैशाली जिला से क्या प्राप्त हुए हैं बताइए? नवपाषाण युग के बारे में जो जानकारी यानी कि अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो आपको चिरांद से, और चिरांद जो कि सारण जिला में है और चेचर जो कि वैशाली जिला में है, यहाँ से ही प्राप्त हुए हैं नवपाषाण युग के बारे में जानकारी या नवपाषाण युग के अवशेष। बात यहाँ तक समझ में आई? चलिए इसके बाद है इनका काल जो है 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। यानी कि नवपाषाण युग कब से कब तक माना जाता है बताइए? नवपाषाण युग जो है 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। आइए इसके बाद है इनमें न केवल पत्थर के अत्यंत सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए बल्कि हड्डी के बने भी सामान मिले हैं। कहने का मतलब जब नवपाषाण काल आया तो नवपाषाण काल में केवल पत्थर के ही औजार, पत्थर के ही कुल्हाड़ी या आपको जो है सो खुरपी या कोई भी औजार नहीं मिला। इसमें आपको पत्थर के अलावा हड्डी का भी आपको जो है औजार मिला। यानी कि जो जानवर जो मर जाता था और जानवर का जैसे ये टांग है, टांग को क्या कर लेता था? एक औजार बना देता था। इसमें थोड़ा सा पत्थर पर घिस दिया और उसमें क्या निकल जाता था? नोक निकल जाता था और उसको मतलब कि जो है सो एक औजार के रूप में प्रयोग करने लगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो बताइए कि अगर पूछे कि किस काल में हड्डी और प्रस्तर यानी कि पत्थर दोनों का प्रयोग औजार के रूप में किया जाता था? नवपाषाण काल कब से कब तक मनाया जाता है? 1500 ईसा पूर्व को आपको नवपाषाण काल माना जाता है। तो बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर केवल पत्थर के ही नहीं, यहाँ पर जो है सो आपको हड्डी के भी बने औजार मिले थे। कहाँ पर? नवपाषाण में। बात कुछ समझ में आ रहा है? चलिए अब है आगे ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग से कुछ समझ में आ गया होगा कि ताम्रपाषाण यानी कि जिस युग में आपको ताम्र मतलब तांबा, तांबे का जो है बना हुआ कोई भी बर्तन या कोई औजार का यूज किया गया, इसलिए इसका नाम हो गया आपको ताम्रपाषाण युग। जाहिर सी बात है कि ताम्रपाषाण युग में तांबे का आविष्कार हो गया होगा और इसीलिए आप पढ़ते हैं कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। इसलिए देखिए कहीं पर लोहा का चर्चा है? तांबा का है। तो इसलिए ताम्रपाषाण युग में सबसे पहले धातु में सबसे पहले तांबा का यूज किया ना। जैसे ताम्रपाषाण युग में पश्चिम भारत में सिंध और पंजाब में, सिंध कहाँ था? अभी भी सिंध पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। ठीक है। तो भारत में सिंध और पंजाब में हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ। अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा का विकास जो हुआ है, हड़प्पा संस्कृति का विकास वो आपको किस युग में हुआ है? इसलिए आप हड़प्पा मतलब में पढ़े होंगे कि हड़प्पा निवासी किस धातु से अपरिचित थे? किसका सबसे पहले प्रयोग किया था? बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया बताइए? तो ताम्रपाषाण युग में पश्चिम भारत में सिंध और पंजाब में, कहता है कि पश्चिम भारत में सिंध और पंजाब में हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ। ध्यान दीजिए यहाँ दो प्रश्न बन रहा है। देखिए पश्चिम भारत में, कहाँ पर? भारत के पश्चिमी भाग में सिंध का विकास हुआ और पंजाब में जो है आपको हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ। पंजाब में किसका विकास हुआ? पश्चिम भारत में किसका विकास हुआ? कुछ समझ में आया? तो बताइए ताम्रपाषाण युग का जो विकास हुआ किसका? ताम्रपाषाण युग का जो विकास हुआ वह पश्चिम भारत में कहाँ पर हुआ? पश्चिम भारत में। ताम्रपाषाण युग में पश्चिम भारत में सिंध का विकास हुआ। यानी कि सिंध का जो विकास हुआ है वो कहाँ हुआ है? पश्चिम भारत में। पश्चिम भारत में। सिंध का विकास कहाँ हुआ है? पश्चिम भारत में। और हड़प्पा का विकास पंजाब में। बताइए हड़प्पा संस्कृति का विकास कहाँ पर हुआ है? पंजाब में। पंजाब में हुआ है और वो भी आपको ताम्रपाषाण युग में हुआ है। तो ये प्रश्न आप लोग नहीं भूलिएगा। तो बताइए कि ये हड़प्पा संस्कृति का विकास किस राज्य में हुआ है?
पंजाब में हुआ। में अच्छा, किस युग में हुआ है? ताम्र पाषाण युग में। ताम्र पाषाण युग में। अब ये बताइए आप कि सिंध का जो ये विकास हुआ वो कहाँ हुआ है? पश्चिमी भारत पश्चिम भारत में हुआ है। और सिंध कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अगला है, बिहार में इस युग के परवर्ती चरण के जो अवशेष चिरांद यानी कि सारण है कि नहीं, बिहार में इस युग के परवर्ती चरण के जो अवशेष है ना, चिरांद यानी कि सारण, चेचर यानी कि वैशाली, सोनपुर, मनेर से प्राप्त हुए हैं, उनसे आदि मानव के जीवन के साक्ष्य और उसमें आने वाले क्रमिक परिवर्तनों को संकेत मिलते हैं। चलिए तो जरा इस चीज़ को भी जानते हैं हम लोग। बिहार में इस युग की परवर्ती चरण के जो अवशेष चिरांद और चेचर, सोनपुर और मनेर से प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब बिहार के बारे में जो कुछ भी अवशेष मिला है ना, और उनमें से उनसे आदि मानव के जीवन के जो अवशेष मिले हैं, मतलब पढ़े थे ना सबसे पहले कि जीवन का जो आपको अवशेष मिला था दक्षिणी भाग से, बिहार के दक्षिणी भाग से, तो वही बात बता रहे हैं कि आदि मानव के जीवन के साक्ष्य और उसमें आने वाले क्रमिक परिवर्तन है ना, क्रमिक परिवर्तन कहाँ गया के संकेत मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस ताम्र पाषाण युग में, बिहार के इस युग के परवर्ती चरण के जो अवशेष चिरांद और चेचर यानी कि ताम्र पाषाण युग के बारे में कह रहा है कि ताम्र पाषाण युग में पश्चिम भारत में सिंध का विकास हुआ, पंजाब में हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ। ये तो दो प्रश्न तो समझ गए। दूसरा है कि बिहार के इस युग के परवर्ती चरण के जो अवशेष चिरांद, चेचर, सोनपुर और मनेर से प्राप्त हुए हैं, उनसे आदि मानव के जीवन के साक्ष्य और उनमें आने वाले क्रमिक परिवर्तन के संकेत मिलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम पहले बता दिए कि आदि मानव पहले नंगा रहता था, फल खाता था, जानवर को पका के खाता था, कच्चे खाता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्या आया, फिर विकास आया, विवेक आया, है कि नहीं। तो इसी बात सबका जो वर्णन किया गया है आपको किस युग में? ताम्र युग में। ताम्र पाषाण युग में आपको क्रमिक वर्णन है। क्रमिक का मतलब किस समय में आदि मानव किस तरह के कपड़ा पहने, फिर बाद में किस तरह से उसका विकास हुआ, इन सब बातों की सारी जानकारी आपको मिलती है। उसके बाद हम लोग दो चार और बात को जानेंगे। जैसे चिरांद के बारे में पहले बता दिए कि लोग आपको चीर करने लगेगा और सार कह के गाली देगा, इसलिए चिरांद कहाँ पर है? सारण में। चेचर जो है आपको वो वैशाली में है कि नहीं, चेचर क्या है? वैशाली में। और सोनपुर जो है आपको वो गया में है। मतलब सोना पहन के जो आप कहीं पर जाइएगा तो गाय, मतलब वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा ना, गाय के पेट में चला जाएगा ना। मतलब सोना पहन के जाने वाला आजकल समय है नहीं है, लेकिन चला जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? गाय के पेट में चला जाएगा। तो कहने का मतलब सोनपुर जो है कहाँ पर है? गया के क्षेत्र में है। मनेर के क्षेत्र में है तो पटना है। मनेर के क्षेत्र में है पटना में। चलिए, उनसे आदि मानव के बारे में जानकारी हुई। बात समझ में आ रहा है? चलिए, उत्खनन में प्राप्त मृदभांड और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी तत्कालीन भौतिक संस्कृति पर प्रकाश डालने में सहायक सिद्ध हुए हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि उत्खनन में प्राप्त मृदभांड और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी तत्कालीन भौतिक संस्कृति पर प्रकाश डालने में सहायक सिद्ध हुए हैं। कहने का मतलब प्राचीन इतिहास में, प्राचीन बिहार में जो हमको जो कुछ भी जानकारी हुई, उस जानकारी के दौरान दो चीज़ें प्राप्त हुए। एक आपको प्राप्त हुए मृदभांड और दूसरा प्राप्त हुए मिट्टी के बर्तन। और ये मिट्टी के बर्तन और मृदभांड कहता है कि तत्कालीन का मतलब अभी फिलहाल में जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति का सहायक सिद्ध हुआ। संस्कृति के बारे में परिचय देने का काम कर रहा है मृदभांड और मिट्टी के बर्तन। यानी कि अभी मिट्टी के बर्तन आप यूज करते कि नहीं करते हैं जी, लेकिन ये मिट्टी का बर्तन यूज करने की बात आप कहाँ से सीखे थे? प्राचीन समय के बिहार, मतलब प्राचीन इतिहास से सीखे हम लोग, प्राचीन समय में सीखे हम लोग। तो ये ताम्र पाषाण युग में हम लोग सीखे। जो उत्खनन जो हुआ था आपको कहाँ पर? मुंगेर ना, और वैशाली है ना, सारण है कि नहीं, सोनपुर, पटना। तो इस समय जो उत्खनन हुआ उस उत्खनन के तहत आपको दो चीजें प्राप्त हुई। क्या क्या चीज? मृदभांड और मिट्टी के बर्तन। और इस दोनों चीज से जो है सो आज की तत्कालीन भौतिक संस्कृति पर प्रकाश डालने में सहायक सिद्ध हुआ। यानी कि आज की भौतिक संस्कृति की जानकारी मुझे उन दोनों चीजों से मिल जाती है, एक मृदभांड से और दूसरा मिट्टी के बर्तन से। बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अब हम लोग पढ़ेंगे, पहले थे प्रागैतिहासिक काल में, अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल में बिहार को भी हम लोग जरा जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे उत्तर वैदिक काल, जो कि पहले से ही हम लोग जानते हैं। तो बताइए उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? ये पहले से आपको पता है ये बात कि नहीं पता है? तो उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और ईसा पूर्व को अंग्रेजी में कहे तो इसे हम क्या कहते हैं? बीसी कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल को 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार पूर्वी भारत में आरंभ हुआ था। अगर आपसे पूछे कि आर्य का प्रसार यानी कि आर्य समाज का विस्तार या आर्य समाज का प्रसार जो हुआ है वह आपको किस भारत के किस एरिया में हुआ है? पूर्वी भारत में। आर्य समाज का फैलाव या विस्तार जो है वो आपको भारत के किस भाग में हुआ है? पूर्वी भाग में हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि उत्तर वैदिक काल जो थे, उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? बिल्कुल, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और आर्यों का प्रसार पूर्वी भारत में हुआ। आर्य समाज के बारे में जानते हैं कि नहीं? आर्य समाज के बारे में जानते हैं ना? तो आर्यों का जो प्रसार हुआ है वो किस भारत में हुआ है? उत्तर भारत में। पूर्वी भारत में। किस भारत में? पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में हुआ। ठीक है, चलिए अगला है लोहे का उपयोग हम लोग भारत में 1000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य आरंभ हुआ। यानी कि भारत में जो लोहा, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे ठीक है कि लोहे का उपयोग भारत में 1000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य आरंभ हुआ था। अगर आपसे पूछ दे कि भारत में लोहे का उपयोग करना कब आरंभ हुआ? 1000 ईसा से 700 तक। 1000 से 800 ईसा पूर्व के बीच में प्रारंभ हुआ। अब देखिए ऐसा सोच लीजिए कि लोहा जो है क्या चीज? लोहा जो है आपको जो आप खरीदने के लिए जाएगा तो कम से कम कितना रुपया लेके जाइएगा? 1000 रुपया लेकर के। और सस्ता वाला लोहा कितना में मिलेगा? 800 में मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप याद रखिए कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक जो है ना आपको के बीच में लोहा का उपयोग करना आरंभ हुआ। तो बताइए लोहा का जो है उपयोग कब प्रारंभ हुआ? 1000 लोहा खरीदना होगा तो आप कितना रुपए लेके जाइएगा? 1000। सस्ता वाला कितना में खरीदेगा? 800 में। महंगा वाला 1000 में। यानी कि 1000 से 800 ईसा पूर्व के बीच में जो है सो आपको ये लोहा का उपयोग प्रारंभ हुआ। और आपको पहले से पता है कि यहाँ ईसा पूर्व है, तो ईसा पूर्व में तारीख कैसे चल रहा था? उल्टा की तरफ, इसलिए पहले आया 1000 फिर आया आपको 800। अगला है लगभग इसी समय आर्यों का बिहार में विस्तार भी प्रारंभ हो गया। यानी कि आर्य जो है भारत में आपको देखिए आर्य का जो विस्तार शुरू हुआ है 1000 से 600 ईसा पूर्व में और पूर्वी भारत में। देख रहे हैं ना, यहाँ उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईसा पूर्व में आर्यों का प्रसार पूर्वी भारत में आरंभ हुआ। फिर लिखा है कि लोहे का उपयोग भारत में 1000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य आरंभ हुआ। लगभग इसी समय आर्यों का बिहार में विस्तार शुरू हो गया। देखिए यहाँ पर भारत की बात हो रही है। अगर कहेगा कि भारत में आर्य जो है, आर्य का फैलाव कब शुरू हुआ, आर्य का विस्तार कब हुआ, तो भारत में 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो लगभग बता रहा है कि लोहे का उपयोग भारत में 1000 से 800 पूर्व के ईसा पूर्व के बीच में हुआ। लगभग इसी समय यानी कि लगभग 1000 से 800 ईसा पूर्व के बीच में ही आर्य जो है, आर्य समाज, इसका विस्तार हुआ। कहाँ पर? बिहार में। यहाँ दो प्रश्न बना, भारत में कब आगमन हुआ? 1000 से 800 के बीच में। लेकिन बिहार में कब आगमन हुआ? 1000 अब समझ गए? तो याद रखिए कि आर्य समाज जो थे वो उसका फैलाव, उसका विस्तार बिहार में कब हुआ है? 1000 से 800 ईसा पूर्व के बीच में हुआ है। बात समझ में आ गया? चलिए अब आपका अगला प्रश्न बनता है, क्या बनता है? अगला 800 ईसा पूर्व के आसपास रची गई शतपथ ब्राह्मण। अब शतपथ ब्राह्मण के बारे में तो आप जानते ही हैं, और इसी शतपथ ब्राह्मण से हमें बिहार के बारे में, मिथिला साम्राज्य के बारे में भी जानकारी हुई। ठीक है, तो 800 ईसा पूर्व के आसपास रची गई शतपथ ब्राह्मण में गांगे घाटी के क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र भी इसमें शामिल था, में आर्यों द्वारा जंगलों को जलाकर काटकर साफ करने की चर्चा मिलती है। देखिए क्या लिखा है, फिर से देखिए, 800 ईसा पूर्व के आसपास रची गई शतपथ ब्राह्मण। यानी कि यहाँ एक प्रश्न बन गया। क्या प्रश्न बना बताइए तो आप लोग? यानी कि शतपथ ब्राह्मण की रचना जो हुई है वो कब हुई है? 800 ईसा पूर्व में। शतपथ ब्राह्मण की रचना कब हुई है? 800 ईसा पूर्व
देखिए एक बात बताते हैं, जैसे ये काठ की लकड़ी है, इस पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर कितना ही मारेंगे पीटेंगे क्या ये रोने लगेगा? नहीं रोएगा। तो ये काठ है, काठ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब काठ हिलने वाला नहीं है। तो उसी तरह से याद रखिए कि ये जो है सो सतपथ ब्राह्मण जो है, जो सत के पथ पर रहता है वो काठ के जैसा हिलता नहीं है, यानी कि 8 और मतलब 8 काठ का वाला बात याद रखिएगा। जो सत पर रहेगा वो काठ के जैसा रहेगा, यानी कि सत पर रहेगा तो है ना, काठ से 8 याद रखिएगा। यानी कि सतपथ ब्राह्मण की रचना कब हुई है? 8 से ईसा पूर्व के बीच में। अगला है कि इसी में आपको एक क्षेत्र का वर्णन किया गया और उस क्षेत्र का नाम बताइएगा। कौन क्षेत्र है? गांगे घाटी के क्षेत्र। और बिहार का क्षेत्र भी इसी में शामिल था। गांगे घाटी का क्षेत्र का वर्णन है किसमें? सतपथ ब्राह्मण में। और उस गांगे घाटी के क्षेत्र में ही आपको बिहार राज्य का भी वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया है, गांगे घाटी के क्षेत्र में बताया गया कि आर्यों के द्वारा जंगल को जलाकर और काट कर साफ करने की चर्चा की गई है। मतलब बात समझ में आया? यहाँ 2-4 प्रश्न बना है। पहला प्रश्न बना कि सतपथ ब्राह्मण की रचना कब हुई? तो 8 से ईसा पूर्व में, है कि नहीं? इसका ट्रिक ये हुआ कि जिस तरह से काठ हिलता नहीं है उसी तरह से 8 यानी कि सत पर रहने वाला काठ के जैसा हो जाता है, वो हमेशा सत बोलता है, इसलिए सतपथ ब्राह्मण की रचना 8 से ईसा पूर्व में हुई। और उस सतपथ ब्राह्मण में आपको गांगे घाटी की चर्चा की गई है और उसी गांगे घाटी में बिहार की भी चर्चा की गई है। और बताया गया है कि आर्य जो वहाँ पर आर्य जो बिहार में आए, बिहार में कब आए आर्य? 1000 से 800 के बीच में ईसा पूर्व के बीच में। तो उस समय जंगल को जलाकर और काट कर आपको उसे साफ करने की चर्चा मिलती है। बात समझ में आ गया? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में विशाल और संगठित राज्यों का अभ्युदय हुआ है। अभ्युदय का मतलब उदय हुआ, मतलब कि विकास हुआ। ठीक है ना? देखिए यहाँ पर ये बात बताया जा रहा है कि 6ठी शताब्दी के लगभग में, 6ठी शताब्दी का मतलब क्या हुआ? देखिए 6ठी शताब्दी है ना, तो 6ठी का मतलब 6 और 6 में अगर हम सत मतलब शताब्दी मतलब 100, तो 6 में 100 से गुना कर दीजिए, कितना हुआ? 600 ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी का मतलब 600 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में, कहाँ पर? उत्तर भारत में संगठित राज्यों का उदय हुआ। संगठित राज्य का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलेंगे कि आपका संगठन बहुत मजबूत है, यानी कि आप लोगों के बीच बहुत एकता था। आप लोगों के बीच मतलब क्या हुआ? इसका बाद कुछ लोगों के बीच, आप लोगों मतलब कुछ लोगों, तो वही संगठन का मतलब क्या हुआ कि कुछ न कुछ एक राज्य नहीं होगा, उसमें बहुत सारा राज्य होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संगठित राज्य के रूप में आपको 16 महाजनपद का उदय हुआ है। तो वही बात यहाँ पर देख लीजिए, जिन 16 महाजनपदों में, है ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आप पढ़े होंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आते आते जिन महाजनपदों, जिन साम्राज्यों का उदय हुआ उसे ही महाजनपद कहा गया। क्या कहा गया? वही बात यहाँ बता रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में विशाल मतलब बड़ा संगठित राज्यों का अभ्युदय हुआ। अभ्युदय मतलब उसका उदय हुआ, विकास हुआ। जिन 16 महाजनपदों और लगभग 10 गणराज्यों की चर्चा इस काल में बौद्ध ग्रंथों में, कहाँ पर? बौद्ध ग्रंथों में ये मिलती है। उनमें से 3 महाजनपद जो है, यानी कि कौन कौन? अंग महाजनपद, मगध महाजनपद और लिच्छवी महाजनपद गणराज्य बिहार के क्षेत्र में स्थित थे। यानी कि 3 महाजनपद जो थे, यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन था। कौन शासन था? गणतंत्रात्मक। और कौन जगह पर? अंग मगध लिच्छवी में, है ना, बिहार के क्षेत्र में स्थित थे। इसके संबंधी विस्तृत जानकारी अंगुतर निकाय से मिलती है। अब यहाँ पर हम आपको डिटेल से बता रहे हैं। देखिए क्या है प्रश्न। सबसे पहला बात समझिए कि महाजन पद का जो उदय हुआ, यानी कि संगठित राज्य का जो उदय हुआ है, वो किस शताब्दी में हुआ है? 6ठी शताब्दी में। और कहाँ पर हुआ है? तो उत्तर भारत में हुआ। कहाँ पर हुआ है? उत्तर भारत में हुआ। और उत्तर भारत में जो ये संगठन था राज्य का, उसमें 16 गो आपको महाजनपद था। बात समझ में आ? उस 16 में 3 गो जो था महाजनपद वो गणराज्य था, यानी कि वहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन था। कैसा गणतंत्रात्मक शासन था? गणतंत्रात्मक कौन? अंग बात समझ में? अंग, मगध और लिच्छवी। और इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथों से। और बौद्ध ग्रंथ में कौन ग्रंथ से? तो अंगुतर निकाय से। किससे? अंगुतर निकाय से। एक प्रश्न यहाँ और बन गया कि अंगुतर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? बौद्धों का। अंगुतर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? बिल्कुल। अंगुतर निकाय जो है
वह बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। बात समझ में आ रहा है कुछ? तो बताइए कि 16 महाजनपद का उदय जो हुआ है भारत में वो कब हुआ है? 6वीं शताब्दी में, यानी कि 600 ईसा पूर्व में। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथों से। और किस ग्रंथों से? अंगूतर निकाय से। किस ग्रंथों से? अंगूतर निकाय से। अच्छा, 3 महाजनपद से गणराज कौन कौन महाजनपद थे? अंगमगध और लिच्छवी थे। बात समझ यहाँ तक आया? समझ में आया कि नहीं? और 16 महाजनपद थे, यानी कि जो साम्राज्य का जो संगठन था ना राज्य का, उसमें कितने महाजनपद का? हम लोग जानते हैं अब 16 महाजनपद में कौन कौन थे। प्रोफेसर आर डेविस की पुस्तक बुद्ध ईस्ट इंडिया के अनुसार, है ना, प्रोफेसर आर डेविस की पुस्तक बुद्ध ईस्ट इंडिया के अनुसार 16 महाजनपद थे। पहला था, आपको बोलिएगा, पहला क्या था? दूसरा क्या था? कौशल। देखिए 2 को याद हो गया होगा, काशी और कौशल। देखिए काशी, कौशल, अंग, है ना, और अंग के बाद हो गया मगध। मगध के बाद हो गया आपको बज्जी, फिर है आपको मल, फिर है चेदी, फिर है वत्स, फिर है कुरु, इसके बाद पांचाल, फिर क्या है? मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। चलिए इस फिर से एक बार अब इसको याद भी जरा करा दे हम आप लोगों को। और ये 16 महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासन कहाँ पर था? चलिए ये बात तो आप लोगों को याद हो गया। यानी कि ये 3 गणराज के अंतर्गत आते थे। बात समझ में आ रहा है? जो कि बिहार के क्षेत्र में अवस्थित थे। उनमें से 3 महाजनपद अंग, मगध और लिच्छवी गणराज बिहार के क्षेत्र में अवस्थित थे। बात समझ में आया? तो बिहार के क्षेत्र में कौन कौन अवस्थित थे? चलिए दूसरा बात ये जानिए। अब ये आपको जो है 16 महाजनपद की जो जानकारी मिलती है, ये आपको मिलती है प्रोफेसर आर डेविस की पुस्तक से। और यह आपको बुद्ध ईस्ट इंडिया के अनुसार, है कि नहीं? 16 महाजनपद का वर्णन हम लोग जानते हैं। तो देखिए 2 तो याद आसानी से याद हो जाएगा। पहला है कौशिकाशी और कौशिकाशी और कौशल है, कैलाश नहीं है। तीसरा में है आपको अंग है। ठीक है, देखिए काशी, कौशल, अंग। ठीक है, काशी, कौशल, अंग। मान के चलिए कि हम अगर किसी को पूछते हैं कि आप कुशल मंगल हैं, तो वो कहता है कि हाँ कुशल मंगल है। तो कुशल मंगल किस हिसाब से कहता है? उसको अपने शरीर के अंग के हिसाब से कहता है ना, कि अगर अंग ठीक है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ कुशल मंगल है। अगर अंग से हम हो गए हैं तंग, अंग से हो गया है तंग, तो हम हो जाएंगे, मन हो जाएगा दग्ध। मन दग्ध होना मतलब मन परेशान होना, तो इसलिए हो गया आपको मन दग्ध होना। जब मन परेशान हो जाएगा तो आप खूब बजिएगा ना, तो हो गया आपको बज्जी, है ना, खूब बजिएगा। बात समझ में आ रहा है? तो खूब बजिएगा, इसके साथ साथ मन दग्ध है, मन बीमार है, तो आपके शरीर में तो मल हो ही जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो पहले इतना याद कीजिए 6 को। पहले और ऐसे याद कीजिए कुशल मंगल क्या चीज से? शरीर से, अंग से, इसलिए अंग हो गया। फिर याद हो गया। और अंग अगर अंग से हो जाएंगे तंग, तो हो जाएगा मगध, तो मन दग्ध हो जाएगा। मगध क्या हो जाएगा आपको? बज्जी। और बज्जी क्या हो गया आपको? चेदी। हाँ मल। बज्जी के बाद मल हो गया। मल के बाद बताइए चेदी हो गया। ठीक है, ठीक है। तो क्या सब बताए? काशी बताए, कौशल बताए, इसके बाद अंग बताए, इसके बाद आपको मगध बताए, बज्जी बताए, और बज्जी के बाद आपको मल बताए। ठीक है, मल तक तो हम लोग आ गए थे। इसका देखिए मल के बाद हो गया आपको चेदी। क्या है? चेदी है। तो देखिए ऐसा सोच लीजिए, मल मतलब हो गया आपको, मल मतलब मैल जिसको बोलते हैं, है ना। और मैल जो है लगा हुआ रहेगा, कि मैल लगा रहेगा मान के चलिए इसके देह में, तो इसका नाम रख लीजिए छेदी। क्या याद रख लीजिएगा? छेदी। तो याद सोच लीजिए कि मल किसके देह में लगा रहेगा? छेदी। तो छेदी से हो गया चेदी, है कि नहीं? इसको प्यार से कहेंगे बत्स, नहा लो। बत्स मतलब क्या आता है? बेटा। बत्स मतलब क्या आता है? कभी बेटा नहा लो। तो बेटा को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? बत्स। इसको बत्स कब कहेंगे प्यार से? जब छेदिया के देह में मल बहुत होगा। बात समझ में आ रहा है? तो बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर चेदी हो गया, और चेदी क्या हो गया आपको? बत्स। और इसके बाद जो है आपको कुरु। इसके बाद क्या है? कुरु। तो बत्स कहेगा कि हम ना कुरकुरा किन देवे तो हम नहा ले। बात समझ आएगा? इसलिए हो गया कुरकुरा, कुरु हो गया। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद देखिए कुरकुरा खरीद देंगे तो फिर ये दूसरे चाल पकड़ लेगा। बात समझ में आ रहा है? इसका दूसरे चाल पकड़ लेगा, तो कहेंगे कि अच्छा ठीक है चलो 5 रुपये तुमको देंगे। जब ये कुरकुरा का नाम लेंगे तो फिर दूसरा चाल पकड़ेगा, कहेगा कि हमको 5 रुपया भी चाहिए, तो इसको चलिए 5 रुपया भी दे देंगे, इसलिए 5 चाल भी हो गया। ठीक है, तो 10 को याद हुआ। इसके बाद है कहेगा कि हम मछली खाएंगे, तो चलो भाई ठीक है, मछली का दूसरा नाम मत्स्य है। ठीक है, तो मत्स्य यानी कि पहले क्या हुआ? कुरकुरा। कुरकुरा से क्या बोला? 5 रुपया। फिर क्या कहता है? मछली खाएंगे, तो मत्स्य हो गया।
इसके बाद आपको हो गया कि सूरसेन, यानी कि जो सूर पकड़ा वो पकड़ा ही रह गया, तो इसलिए सूरसेन हो गया। इसके बाद है आपको अस्मक, बात समझ में आ रहा है? अस्मक मतलब सूरसेन के बाद सूर पकड़ लिया, इसका इसका ध्यान चला गया अस्मत पर, बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए अस्मक हो गया। और अस्मक के बाद हम उसको बोलेंगे अच्छा ठीक है अस्मक आने ही वाली है, अवंती है मतलब आने वाली है, बात समझ में आ रहा है? तो अवंती हो गया, और अवंती का हो गया आपको गंधार, और वो अब अस्मक जो आई तो गंध कर रही थी इसलिए गंधार हो गया, बात समझ में आ रहा है? गंधार, और गंधार के बाद जो है आपको कम्बोज है। क्या है? कम्बोज है। गंध कर रही थी तो हम उसको बोलेंगे कि तुम जो है तो थोड़ा कम बोल, बहुत गंध कर रहे हो। तो आप बताइए, फिर से ट्रिक बताते हैं, चलिए। तो सबसे पहले क्या था? नहीं, काशी को छोड़िए, यहाँ से आती है चेदी से। पहले चेदी को मल वाला बात हो गया, पहले मल रहेगा तब चेदी, है ना? और चेदी के बाद जब चेदी को बोलेंगे कि बत्स नहा लो तो हो गया बत्स। और जब बत्स को बोलेंगे तो बत्स इधर उधर करेगा, कहेगा हमको कुरकुरा चाहिए तो कुरू हो गया। और कुरू के बाद क्या होगा ये बताइए? कुरू के बाद हो जाएगा आपको ये दूसरे चाल पकड़ लगेगा, कहेगा तो 5 रुपया चाहिए तो पंचाल। और इसके बाद कहेगा कि हमको मछली खाना है तो मत्स्य हो जाएगा। मछली खाने के बाद इसका दिया सूर पकड़ लेगा, है कि नहीं? एक के सुर में बोलता रहेगा तो सूरसेन। इसका कहेगा कि हमको अस्मत चाहिए, फिर हो गया अस्मक। और जब अस्मत आएगी अवंती, है ना, आने वाली रहेगी तो हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है चिंता नहीं करो अवंती है आने वाली है। जब वो आ जाएगी तो वो गंध करेगी तो गंधार हो गया। गंध करेगी तो बोलेंगे कि कम बोल तो कम बोल से हो गया कम्बोज। अब एक बार शुरू से सुने आप लोग फटाफट से, जल्दी बोलिए। काशी, कौशल, अंग, मगध, ठीक है। इसका हो गया बज्जी, मल, चेदी, वत्स, है ना, वत्स का कुरु, पंचाल, मत्स्य, और सूरसेन, अवंती, अस्मक, और गंधार। बात समझे? तो याद हो गया आप लोगों को? तो आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बस यही सब ट्रिक है, ठीक है ना? तो छेदी आप भी समझ गए ना, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगला है आपका कि गंगा नदी उत्तर में लिच्छवियों का गणराज्य था। गंगा नदी के उत्तर में लिच्छवी का गणराज्य था, जो विभिन्न गणराज्यों का महासंघ था, है ना। गंगा नदी के उत्तर में आपको किसका गणराज्य था बताइए? लिच्छवी का, है ना। देखिए गंगा नदी के उत्तर में लिच्छवी का गणराज्य था। लिच्छवी का गणराज्य किधर था? तो गंगा नदी के उत्तर में, बात समझ में आ रहा है? और जो विभिन्न गणराज्यों का महासंघ था, मतलब लिच्छवी जो था ना, माने कुछ गणराज्यों का ये हेड था, इसलिए इसको क्या कहा गया? महासंघ। क्या कहा गया? महासंघ। संघों का संघ महासंघ, है ना। देवों के देव महादेव, इसी तरह से कालों के काल महाकाल। यानी कि बताइए कि लिच्छवी जो थे वो गंगा नदी के किस दिशा में थे? उत्तर दिशा में। गंगा नदी के उत्तर दिशा में थे लिच्छवी गणराज्य, और यह गणराज्यों का महासंघ था। कौन थे? लिच्छवी। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली, और किसकी सीमाएं? मतलब लिच्छवी की सीमाएं वर्तमान वैशाली, मतलब वर्तमान मतलब अभी में, अभी जो है वर्तमान में वैशाली और आपका जिला जो मुजफ्फरपुर है वहां तक फैली हुई है। बताइए लिच्छवी कहाँ तक फैली हुई है? आप गौर किए, लिच्छवी उधर ही है, ठीक है। तो लिच्छवी जो है आपको वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले तक फैली हुई है। और साथ में आप लोग किस एरिया में पढ़ते हैं बताइए? मधुबनी पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं उत्तर एरिया में, पश्चिमी एरिया में। तो वही बात लिखा, देखिए गंगा नदी के उत्तर में लिच्छवी का गणराज्य था, और जो गणराज्य जो था लिच्छवी जो था बहुत सारे गणराज्य का महासंघ था, और साथ में यह गणराज्य जो है सो आपको वैशाली से लेकर के मुजफ्फरपुर तक फैली हुई है। गौर कीजिएगा लिच्छवी कहाँ है, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो आपको वैशाली है, यानी कि लिच्छवी की राजधानी कहाँ है? वैशाली है, ठीक है। वैशाली भी एक जिला है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले हम प्रश्न पर। अंग का राज्य वर्तमान मुंगेर है। अंग का राज्य वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिलों के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी राजधानी कहाँ है? वैशाली है। बताइए तो वैशाली किसकी राजधानी है? लिच्छवी की। और लिच्छवी गणराज्य कहाँ तक फैला हुआ है? सारे गणराज्यों का संघ कौन था? लिच्छवी, जो गंगा नदी के उत्तर भाग में, गंगा नदी के उत्तर भाग में। और वैशाली इसका क्या है? राजधानी है। वैशाली इसका राजधानी है। चलिए, अंग का राज वर्तमान मुंगेर, ये जो अंग है अंग का राज वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिलों के क्षेत्र में फैला था। और बताइए अंग का राज जो है आपको वर्तमान के मुंगेर में और भागलपुर जिलों में फैला हुआ था। कहाँ पर फैला हुआ था? मुंगेर और भागलपुर जिले में। हाँ, अंग का राज जो है वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिलों के क्षेत्र में फैला हुआ था। अंग का राज कहाँ पर फैला हुआ था? मुंगेर और भागलपुर
भागलपुर जिले में। हाँ, मुंगेर और भागलपुर के जिला में फैला हुआ था और इसकी राजधानी चंपा थी। तो याद रखिए कि अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग की राजधानी चंपा। और वर्तमान में इसे चंपा नगर कहा जाता है। वर्तमान में क्या कहा जाता है? चंपानगर। चंपा नगर कहा जाता है और जो कि भागलपुर के समीप है। कहाँ पर चंपा नगर? भागलपुर के समीप। भागलपुर के समीप। समीप का मतलब क्या होता है? नजदीक होता है। समीप का मतलब क्या होता है? नजदीक। नजदीक होता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो बताइए कि अंग का राज वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिलों के क्षेत्र में फैला था। अंग का राज कहाँ तक फैला हुआ था? मुंगेर और भागलपुर जिले में। हाँ, अंग का राज वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिलों में क्षेत्र। देखिए अब यहाँ पर याद कीजिएगा, अंग जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? मुंगेर और भागलपुर जिले तक। देखिए अगर नहीं याद रहे तो आसान है याद रखना। अंग है ना, और याद रख लीजिएगा आपको भ प फ भ और म, वही ना। तो भ के बाद म, तो देखिए भ से भागलपुर और म से मुंगेर। तो बताइए कि अंग जो है सो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? मुंगेर से मुंगेर और भागलपुर। भागलपुर के बीच में फैला हुआ था। और अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। चंपा थी। वर्तमान में इसको क्या कहता है? चंपानगर। चंपानगर। और वो चंपानगर कहाँ पर है? भागलपुर के नजदीक में। भागलपुर के नजदीक। चलिए मगध के बारे में पढ़ते हैं। मगध के अधीन मगध के अधीन वर्तमान पटना, नालंदा और गया जिलों के क्षेत्र हैं। मगध के अधीन वर्तमान पटना, नालंदा और गया जिलों के क्षेत्र हैं। देखिए मगध के अधीन जो है सो कौन कौन से क्षेत्र हैं वर्तमान में, बताइए तो? पटना, नालंदा और गया जिले के क्षेत्र। हाँ, मतलब मगध के जो क्षेत्र हैं, मगध वो आपको कहाँ तक फैले हुए हैं? पटना, नालंदा और गया जिलों के क्षेत्र में फैले हैं। और मगध की जो राजधानी थी वो आपको गिरिब्रज, और उसी को हम लोग राजगिरी भी कहते हैं। और वर्तमान में उसको हम लोग राजगीर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजगीर। तो यहाँ से तीन बातें निकली है। एक कि मगध के अधीन जो है कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? पटना, नालंदा, गया। हाँ, तो मगध के अंतर्गत आपको जो आता है, ठीक है, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। इसका ट्रिक ये याद रखिएगा, नागपटना। क्या याद रखिएगा? नागपटना। नागपटना, यानी कि ना से नालंदा, गौ से गया और इधर पटना हो गया। ठीक है ना, उसकी जरूरत नहीं रह दीजिए। नागपटना तो यानी कि नालंदा, गया और पटना आता है किसके अंतर्गत? मगध के अंतर्गत। और मगध की राजधानी कहाँ है बताइए? देखिए मन जो दग्ध होगा तो आप गिर जाइएगा ना, तो गिरिब्रज। और गिरिब्रज को ही राजगिरी भी कहा जाता है और राजगिरी को वर्तमान में राजगीर कहा जाता है। बात समझ गए? तो चलिए आपको कहाँ तक समझ में आया? एक दो प्रश्न पूछते हैं, जवाब दीजिए पहले आप लोग, फिर हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि लिच्छवी गणराज्य जो है, लिच्छवी गणराज्य ये किस जिले से किस जिले तक फैली हुई है? वैशाली से मुजफ्फरपुर। वैशाली से मुजफ्फरपुर जिलों तक। और ये लिच्छवी की राजधानी कहाँ है? उत्तर वैशाली। वैशाली। लिच्छवी की राजधानी कहाँ है? वैशाली। वैशाली है, सही बात है। अब ये बताइए उत्तर वैदिक काल का काल क्या माना, समय क्या माना है? 1000 से 1600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का समय क्या माना है? 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। चलिए अब ये बताइए कि लोहा का उपयोग भारत में कब शुरू हुआ? भारत में पूछ रहे हैं, भारत में लोहा का उपयोग कब शुरू हुआ? 1000 से 800 ईसा पूर्व के बीच में। और वहीं अगर हम बिहार की बात करें, ठीक है, तो ये आपको जो है सो भारत में जो है लोहे का उपयोग भारत में 1000 से 800 ईसा पूर्व के बीच में आरंभ हुआ। लगभग इसी समय में आर्यों का बिहार में विस्तार भी आरंभ हो गया। कहने का मतलब ये जो है आपको बिहार में जो आपको आर्यों का आगमन शुरू हुआ है 1000 से 800 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, और भारत में जो आपको ये आया है आर्य जो आया है वो 1000 से 600 के बीच में आया है। ठीक है, और लोहे के उपयोग की अगर हम बात करें तो लोहा का उपयोग जो है भारत देश में लोहे का उपयोग करना कब प्रारंभ हुआ? 1000 से 800 ईसा पूर्व के बीच में। लोहे का उपयोग करना कब प्रारंभ हुआ? 1000 से 800 ईसा पूर्व तक। 1000 से 800 ईसा पूर्व तक हुआ। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।